पार्ट 2। फौजी की पत्नी। उसी समय झटक दिया। कविता का हाथ थामकर भारी मन से घर के बाहर आया। जैसे तैसे ताला लगाया और एक नज़र घर को देखा। क्या पता फिर देखना नसीब हो या न हो। किस बार का जाना आखिरी बार का हो जाए। एक कमांडो के लिए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। बस मैं चढ़ने से पहले संदीप ने कविता को समझाया, अपना ध्यान रखना और देख, रोना बिल्कुल नहीं, वरना वहाँ मेरे लिए ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पल मन तुझ में ही अटका रहता है। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखना जी और जल्दी वापस आना। कविता रोते हुए बोली। बस निकलने का समय हो गया था। संदीप ने बैग उठाया, एक नज़र कविता को देखा, उसे गले लगाया और पलटकर तेजी से बस में चढ़ गया। अगर वो एक पल और कविता के पास खड़ा रहता तो जाना और भी मुश्किल हो जाता। अपना ध्यान रखना कविता, संदीप ने बस के दरवाजे पर खड़े होकर कहा और हाथ हिलाकर उसे विदा ली। कविता भी उसे विदा करने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आंसुओं के बीच धुंधली होती हुई संदीप की बस आखिर में ओझल हो गई। कविता आकर कार में बैठ गई। सिर बुरी तरह सुन्न हो रहा था। फौजी की पत्नी के जीवन का यह क्षण सबसे कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल शरीर से बाहर निकालकर निचोड़ दिया है। कब घर आया, कब उसने ताला खोला, पता नहीं। ड्राइवर गाड़ी रखकर अपने घर चला गया। नीचे के सारे दरवाजे बंद करके वह ऊपर आ गई। कमरे में पैर रखते ही कविता के दिल में एक हौल उठी। खाली घर, खाली कमरा, खाली पलंग। कटे पेड़ सी वह पलंग पर गिर पड़ी। आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। सिर घूम रहा था। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। संदीप के बिना खाली घर, पति के बिना खाली कमरा, पति के बिना सूना बिस्तर, पति के बिना खाली खाली मन और जीवन। इधर संदीप की बस सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और उसके दिल में कविता से दूर होने का एहसास भी बड़ी तेजी से गहराता जा रहा था। हर पल उसका मन कर रहा था कि उतरकर वापस चला जाए। बेचैनी में उसका हाथ दिल पर चला गया। देखा, टी शर्ट की जेब पर कविता की लिपस्टिक का निशान था। आते हुए जब कविता को गले लगाया था, शायद तब लग गया होगा। बहुत रोकने पर भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से खिड़की के बाहर देखने के बहाने अपने आंसू पोंछे। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि बस रुकवाकर उतर जाए, जाकर अपने घर में अपने पलंग पर सो जाए कविता के साथ। लेकिन पिछले 12-13 सालों की नौकरी में उसके रिकॉर्ड में एक भी लाल निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके अंदर के पति और एक फौजी के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ पत्नी का प्यार था और एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही भावनाएं पल पल में एक दूसरे पर हावी हो रही थीं। दोनों का ही आवेग उससे संभाला नहीं जा रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला। उसके कवर पर कविता के ओठ छपे थे। संदीप ने उस पर अपने ओठ रख दिए। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। उसने सोचा कविता अब घर पहुंच गई होगी। कविता ने उसे फ़ोन लगाया। कविता पलंग से पीठ टिकाकर बैठी थी। उसका पलंग पर लेटने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी संदीप का फ़ोन आया। कविता ने फ़ोन उठाया। संदीप की आवाज़ सुनते ही कविता को ज़ोर की रुलाई आ गई। ए मेरी जान, संदीप विचलित होकर बोला, तुम ऐसी कमज़ोर पड़ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत बनाएगा। ये दिन भी निकल जाएंगे।
तुम तो इतनी हिम्मती हो, हमेशा ही तुमने मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है। तुम्हारे मनोबल के कारण ही मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पाता हूँ। कविता हमेशा ही मजबूत और खुश रहकर संदीप को अपनी चिंता से मुक्त रखती थी। अंदर वह चाहे कितनी भी तनाव में रहती हो, लेकिन वह कभी इस बात का साया या भनक भी संदीप को लगने नहीं देती थी, ताकि वह उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चित रहकर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। वह जानती थी उसका पति एक कमांडो है, उसकी जिम्मेदारियां अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण हैं। वह खुद को कमज़ोर करके संदीप को भावनात्मक स्तर पर कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए हर अच्छी बुरी परिस्थिति में वह अपने को स्थिर रखती थी। वह सच्चे और कर्मठ फौजी की पत्नी थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर पल कविता के मन को एक डर सताता रहता था। आजकल उसका मन बड़ा कच्चा सा हो गया था। हर समय मन में एक आशंका सिर उठाए रहती थी। फिर भी जैसे तैसे अपने को संयत करके बोली, आप मेरी चिंता मत करिए जी, मैं ठीक हूँ। चल लाइट बंद करके सो जा, मैं पूरी रात तुझसे बातें करता रहूँगा। यही समझना कि तेरे साथ ही हूँ। संदीप प्यार से बात करता रहा। दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ का ही तो सहारा था। अब दिल को थोड़ी तसल्ली रही। अब अगली बार मिलने तक बस एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही खुद को बहलाए रखना होगा। संदीप को ड्यूटी पर गए 9 दिन हो गए। उसके साथ छुट्टी पर बिताए 18 दिन कविता को सपने जैसे लग रहे थे। जीवन में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतज़ार कि कब दोबारा मिलन हो। ये सब तो शायद फौजी की पत्नी को विवाह के गठबंधन में ही बांध देता है विधाता। फौजी तो एक ही शर्त पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, अकेलेपन, असुरक्षा, खाली कि न जाने कितनी ही सरहदों पर रोज अनगिनत जंग लड़ती है, और तब भी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को ढाढ़स बनाती रहती है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। कविता भी संदीप से फ़ोन पर बात हो जाती तो चैन की सांस लेती, और फ़ोन रखते ही फिर से बात होने तक भावनाओं के न जाने कितने सागरों में डूबती उतारती रहती। आज सुबह ही संदीप ने बताया था कि ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, दिन में फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, शाम को वापस आते ही बात करूँगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन 5 बजे के बाद से 7:30 बजे तक कविता की सांस सीने में अटकी रही। गले में कुछ फंसा हुआ था। अंतर में एक अकुलाहट रही। 50 बार फ़ोन उठाकर देखा, लगाया, हर बार स्विच ऑफ। 8 बजे तक वह क्षण भर भी चैन से बैठ नहीं पाई। छाती में सांस घुट सी रही थी। यह हर दूसरे रोज की कहानी थी। तभी मोबाइल फ़ोन की रिंग बजी। संदीप का फ़ोन था। उसकी आवाज़ सुनते ही कविता की आंखें छलछला आईं और उसे लगा न जाने कितने दिनों बाद उसने चैन की सांस ली है। यह चैन अभी तो है, कितने घंटों तक बरकरार रह पाएगा, अगले ही पल क्या होगा वह फौजी की पत्नी भी नहीं जानती। एक फौजी की पत्नी बनना कोई आसान नहीं है। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता।